नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का भारत अपडेट पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करते हैं खास पेशकश की, जहां उत्तराखंड ने शिक्षा सुधार की दिशा में एक बहुत ऐतिहासिक फैसला ले लिया है, जो कि लागू कर दिया गया, जिसे राज्य सरकार ऐतिहासिक और दूरगामी बदलाव बता रही है। 1 जुलाई से प्रदेश में मदरसा बोर्ड का अध्याय पूरी तरह से खत्म होने जा रहा है और अब सभी मदरसों को राज्य शिक्षा बोर्ड के दायरे में लाया जा रहा है। दरअसल राज्य सरकार का स्पष्ट मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य हर बच्चे को समान अवसर देना है और समान अवसर मिलना भी चाहिए। सालों से मदरसों में पढ़ने वाले हजारों छात्र केवल इसलिए पीछे रह जाते थे क्योंकि उनके प्रमाण पत्रों को राज्य शिक्षा बोर्ड के बराबर मान्यता नहीं मिला करती थी। अब नतीजा ये रहा कि सरकारी नौकरियां, उच्च शिक्षा और प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में उनके सामने अतिरिक्त बाधाएं यानी कि कई परेशानी खड़ी हो जाती थी। अब सरकार का दावा है कि यह व्यवस्था बदलने जा रही है। राज्य शिक्षा बोर्ड से मान्यता मिलने के बाद मदरसों के छात्रों को वही शैक्षणिक पहचान मिला करेगी जो प्रदेश के अन्य स्कूलों के विद्यार्थियों को प्राप्त है। यानी कि अब उनका भविष्य सीमित नहीं रहेगा, अब वो अपनी तालीम से भी आगे निकलेंगे, बल्कि बच्चे शिक्षा और उच्च शिक्षा, रोजगार और प्रतिस्पर्धा के नए अवसर उनके लिए खुलने जा रहे हैं। सरकार का यह भी कहना है कि ये धार्मिक शिक्षा अपनी जगह जारी रहेगी, लेकिन उसके साथ आधुनिक विषयों पर मुख्य धारा की शिक्षा को जोड़कर छात्रों को बदलते समय के अनुरूप तैयार किया जाएगा। और यही एकमात्र कारण है कि इस फैसले को शिक्षा में समान अवसर, सामाजिक समावेशन और युवाओं के भविष्य को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि मदरसा बोर्ड में कार्यरत कर्मचारियों के भविष्य और नई व्यवस्था के क्रियान्वयन को लेकर कुछ सवाल जरूर उठ रहे हैं, लेकिन सरकार का भरोसा सीधे तौर पर यह है कि इन चुनौतियों का समाधान भी चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। आज की सबसे बड़ी बहस में सवाल भी यही है कि क्या उत्तराखंड ने शिक्षा सुधार की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है? क्या मदरसों के छात्रों को भी बराबरी का अधिकार और बेहतर भविष्य मिला करेगा? और क्या ये मॉडल देश के दूसरे राज्यों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है? क्योंकि उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने चाहे यूसीसी हो, तमाम ऐसे उपलब्धि रही हो जो कि राज्य सरकार की तरफ से ऐतिहासिक कदम के तौर पर लिया गया है और दूसरे राज्यों के लिए वो नजीर पेश हुआ है। और उसी के चलते एक और बड़ा कदम जो कि पहले ही यहाँ पर देखने को मिला था, लेकिन अब उसे लागू किया जाएगा। अगले महीने से, नए महीने की जैसी ही शुरुआत होगी, तो उत्तराखंड सरकार का ये ऐतिहासिक फैसला रहने वाला है। मदरसा बोर्ड खत्म करने को लेकर पहले से ही यहाँ पर ऐलान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कर दिया गया था, जिसके बाद खूब जोरों शोरों के साथ चर्चा हुई थी, खूब तेजी के साथ सियासत हुई थी। सियासत के दौरान विपक्षी पार्टियों का ये कहना था कि एक समुदाय को और विशेष समुदाय को जबरदस्ती परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके बाद सरकार की तरफ से कोशिश ये की जा रही थी कि लोगों तक और जो धर्म गुरु हैं उन तक ये बात पहुंचाई जा सके कि उनके खिलाफ कुछ नहीं है, बस उनके जो बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से तत्पर और तमाम चीजों को सोच रही है और उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के बेहतरीन कदम उठाए जा रहे हैं जो आगे आने वाले समय में न सिर्फ बेहतर साबित होंगे बल्कि ऐतिहासिक होंगे और दूसरे राज्यों के लिए नजीर पेश करेंगे। अब जो नई शिक्षा व्यवस्था है वो लागू हो रही है, जहां पर सरकार का फैसला कि छात्रों के भविष्य पर फोकस हो सके। जो छात्र यहाँ पर तालीम, कालीम और तमाम चीजें यहाँ पर लेते हैं मदरसों में, वो मदरसों से अब बाहर निकले और ऐसे में जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, ज्योग्राफी और इसके साथ ही तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं, उन छात्रों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो, उन छात्रों को थ्योरेटिकल नॉलेज भी हो, किसी भी तरह से वो पीछे ना रहे। क्योंकि जब मदरसा छात्र यहाँ पर बाहर निकलते हैं मदरसे से और ऐसे में प्रतिस्पर्धा यानी कि यूपीएससी या तमाम ऐसे एग्जाम देने जाते हैं, तो उस दौरान कई ऐसी परेशानी उनके सामने आ जाती है कि अब आगे क्या करना है, अब आगे इन तमाम चीजों को कैसे सॉल्व करना है। और अगर वो बाकी स्कूलों में पढ़ते और बाकी स्कूल के एजुकेशन मिलती तो उनको सिलसिलेवार तरीके से सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर बेहतर तरीके से समझाए जाते, जिसके बाद शायद इस तरह की परेशानी उनके समक्ष नहीं आती। ऐसे में जो भी चैलेंजेस होते हैं, जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, वो छात्रों के सामने नहीं होती मदरसों में, जिसकी वजह से अब इस पूरी शिक्षा प्रणाली को समाप्त करने की तैयारी है। अन्य बच्चों की तरह उनके भविष्य को भी संवारने की कोशिश यहाँ पर राज्य सरकार की है और ये ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। भले ही 2027 में विधानसभा चुनाव हो, आने वाले समय में चुनाव हो, उसको लेकर सियासी बिसात बिछाई जा रही है, अपने आप को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार की प्राथमिकता है उत्तराखंड के लोग, राज्य सरकार की प्राथमिकता है उत्तराखंड के युवा। क्योंकि एक समय पर यह कहा जाता था कि उत्तराखंड की जवानी और उत्तराखंड का पानी उत्तराखंड के काम नहीं आता है, यानी कि जो युवा हैं वो यहाँ से पढ़ते लिखते हैं और पढ़ लिख कर फिर सीधा दूसरे राज्य में चले जाते हैं और जो उत्तराखंड का पानी है जिसकी वजह से यहाँ पर पलायन करना पड़ता है। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है, आज निरंतर स्थिति बदल रही है, पलायन वाली स्थिति नहीं है, पलायन का जो रेशो है वो भी अब धीरे धीरे कम हो रहा है। इसके साथ ही
लोगों को यहाँ पर किसी तरह से उन्हें लोभ यहाँ पर आकर्षित किया जा रहा है कि अगर वो उत्तराखंड में काम करते हैं तो कैसे उनका भविष्य बेहतर होगा। और उसमें एकमात्र ये कदम माना जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, जिसमें सरकार की तरफ से फैसला लिया गया और शिक्षा व्यवस्था लागू नए तरीके से करने की तैयारी है। और इसका लाभ सीधे तौर पर उन छात्रों को मिलेगा जो मदरसों में पढ़ते हैं। तो मदरसा जो छात्र हैं, और ऐसे में कई धर्म गुरुओं की तरफ से आपत्ति भी जरूर दर्ज कराई गई है। सरकार को यह भी कहा गया है कि सरकार को एक बार का फैसला लेने से पहले हम लोगों से पूछना चाहिए कि हमारे समुदाय के बच्चों के लिए बेहतर फैसला है या नहीं है, क्योंकि वहां पर न सिर्फ तालीम दी जाती है बल्कि तमाम सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं, ऐसे दावा धर्मगुरु कर रहे हैं। लेकिन जब हकीकत यहां पर जानने की कोशिश की गई तो हकीकत बिल्कुल अलग निकलती हुई नजर आई। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य के साथ बहुत यहां पर नाइंसाफी होती है। और सरकार का यह दावा है कि अब वो चीज नहीं देखने को मिल पाएगी। एक राष्ट्र समान शिक्षा की दिशा में ये बहुत बड़ी पहल मानी जा रही है। अब मदरसा प्रमाण पत्रों को एक ये जो नई पहचान मिल रही है राज्य सरकार की तरफ से, इसे ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। मान्यता मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, छात्रों को कोई परेशानी नहीं होगी, इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि मदरसा शिक्षा बोर्ड का अस्तित्व समाप्त करने का ऐलान पहले ही राज्य सरकार की तरफ से कर दिया गया था। इसको लेकर बाकायदा एक रोड मैप भी तैयार किया गया है और रोड मैप के माध्यम से आगे की चीजें क्लियर की जा रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिनसे आप सभी का तारुफ करा दें। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुभाष झा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, रवि सरन शिक्षाविद, और फरहत अली खान मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत करती हूँ भारत अपडेट पर। शुरुआत फरहत अली खान जी मैं आप ही के साथ करूंगी। आज से मदरसा शिक्षा बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। हालांकि सरकार का ये कहना है कि सर ये ऐतिहासिक कदम है, लेकिन आप लोग इसे कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई में ऐतिहासिक है? मदरसा बोर्ड है या दूसरे अन्य बोर्ड, जैसे अल्पसंख्यक समुदाय के बोर्ड है, सुन्नी वक्फ बोर्ड है, शिया वक्फ बोर्ड है, ऐसा है कि इसमें जो कमियां थी, जो खामियां थी, वो सरकार से छुपाई गई थी कि ये हमारा बोर्ड है, इसको हम ठीक कर लेंगे। तो जहां मदरसे बोर्ड की बात आती है, देखिए जहां दीनी तालीम दी जाती है वहां पर सामाजिक तालीम की कमी आ जाती है। जैसे कि हम लोग हैं, जब नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं या जो भी दीनी काम करते हैं सामाजिक कार्यों से हट जाते हैं। तो मैं धामी सरकार को इस निर्णय का स्वागत करूंगा कि उन्होंने कहा कि मदरसा के बच्चे भी जैसे अन्य बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं इस तरीके की शिक्षा ग्रहण करें। ये नहीं कहा कि वो कुरान की तालीम ना ले, वो अरबिक की तालीम ना ले, वो हदीस की तालीम ना ले, वो नमाज ना पढ़े। तो इन सब की छूट देते हुए अगर धामी सरकार का ये निर्णय है तो मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते, बुद्धिजीवी होने के नाते, पढ़ा लिखा मुसलमान होने के नाते मैं स्वागत करता हूँ। निश्चित तौर पर सर आपकी तरफ से स्वागत किया जा रहा है, लेकिन कुछ धर्मगुरुओं की तरफ से आपत्ति भी दर्ज कराई जा रही है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि सरकार अल्पसंख्यक लोगों को और जो एक समुदाय, विशेष समुदाय के लोग हैं, उनको जबरदस्ती टारगेट कर रही है, जबरदस्ती परेशान करने का काम किया जा रहा है। क्या आपको लगता है, क्योंकि सरकार की तरफ से दावा यह है कि बस उनकी मंशा और उद्देश्य ये है कि सभी छात्रों को एक समान शिक्षा मिले? ऐसा है कि ये यहीं पर तो हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा इल्म, हमारी तालीम, हमारी विद्वानता सब काम आती है कि हम ये कह रहे हैं कि एक फिरके को निशाना बनाया जा रहा है। फिरका भी तो ये सोचे कि वो सरकार को क्यों निशाना बना रहा है। कहीं ना कहीं तो अच्छाई तलाश करे। जब हम अच्छाई तलाश करते हैं तो अच्छे रास्ते निकलते हैं, अच्छे रास्ते निकलते हैं तो समाज का भी विकास होता है, कौम का भी विकास होता है और राष्ट्र का भी विकास होता है। जी ठीक है। रवि सरन जी, सर आपके पास आते हुए 2011 का वो समय था जब उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का यहाँ पर पूरी तरह से, आपको बता दें कि उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 लाया गया, उसके बाद भंग कर दिया गया। ऐसा करने वाला उत्तराखंड का ये पहला राज्य बना और आज भी ये पहला राज्य बनने जा रहा है जहाँ से मदरसा शिक्षा बोर्ड का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त। नया महीने का आगाज होगा, नए महीने में नई तरीके से शिक्षा प्रणाली होगी। लेकिन अभी जिस तरह से फरहत अली खान जी इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि जो इसको लेकर लगातार सरकार की आलोचना कर रहा है, आपकी नजर में छात्रों के भविष्य के लिए कैसा कदम है? आपको और आपके सभी दर्शकों को देखिए,
छात्रों के भविष्य की बात करें, शिक्षा में कोई भी नवाचार जो उनकी पढ़ाई के लिए, उनके ज्ञान के लिए उचित है, वो हमेशा स्वागत योग्य है। जहां तक विरोध की बात है, अब आती है, आपने कई बार कहा कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, किसी भी चीज में जब हम नवाचार करते हैं, जैसे सरकार ने कुछ प्रयास किए हैं या करने जा रही है, तो निश्चित सी बात है, एक जो प्रणाली पहले से चली आ रही थी उनकी मौलवी शिक्षा की, अन्य धर्म शिक्षा की, तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं उस प्रणाली में किसी तरह की दिक्कत ना आए। हालांकि सरकार जैसा कह रही है, अभी जो कह रही है सरकार, उसमें उनकी प्रतिबद्धता है कि हाँ, शिक्षा का हम नवाचार कर रहे हैं, नए कंटेंट आएंगे, विषय जो है जो सब पढ़ रहे हैं उस तरह से होंगे। तो ये अगर आप देखें कि शिक्षा में बच्चों के लिए, तो ये तो कोई किसी भी शिक्षाविद से आप पूछिएगा तो ये जरूर कहेगा कि हाँ, कंटेंट एक जैसे होने चाहिए, क्योंकि उनको आगे जाके भविष्य के लिए जो कुछ करना होता है उसमें सबको एक तरह की परीक्षा में आना होता है, उनको एक तरह से इवैल्यूएट किया जाता है और उस इवैल्यूएशन के आधार पर वो आगे बढ़ते हैं। ये भारत में अभी तक की व्यवस्था है। जी। अब आते हैं कि इस व्यवस्था में क्या था और क्या नहीं है, कहाँ समस्या हो सकती है। देखिए, ये एक तरह की व्यवस्था थी जिसमें कुछ अलग तरह की मौलवी उलूम उस तरह की कुछ डिग्रियां दी जाती थी, उनका अपना था। अब यहाँ पे अगर हम इसको भंग करके उनको नए शिक्षा प्रणाली से जो बाकी हैं, जैसे उत्तराखंड बोर्ड है, उनका कंटेंट है, सीबीएसई बेस्ड कंटेंट है, उससे पढ़ाएंगे, तो ये जरूर आने वाले समय में सरकार को क्लियर करना पड़ेगा कि जो चीजों में उनके ऑब्जेक्शंस हैं उनको वो कैसे ध्यान देने जा रहे हैं या उस पे कैसे ध्यान देंगे। आम जन की नजर से देखें तो शिक्षा में एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सब छात्रों के लिए समान शिक्षा हो, शिक्षा की समान व्यवस्था हो, वो बहुत ही अच्छा है। हाँ, ये जरूर चिंतनीय विषय है कि जिस तरह से सरकार इस काम को करने की कोशिश कर रही है या जैसा बता रही है, उसमें अभी बहुत सी कमियां हैं जो और भी स्कूलों में, सिर्फ मदरसा बोर्ड के स्कूलों में नहीं और स्कूलों में भी दूर की जानी है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक है, फिर शिक्षकों की किस तरह के शिक्षकों की व्यवस्था होगी, कितनी व्यवस्था होगी, ये चीज है जो अभी सरकार के लिए परीक्षा बन सकती है। देखते हैं सरकार इसको आगे कैसे ध्यान देती है। बिल्कुल। और सुभाष जी, देखिए, अब उत्तराखंड सरकार का जब हम जिक्र करते हैं तो कई ऐतिहासिक फैसलों को लेकर सीएम धामी का नाम सामने आता है, चाहे सर वो यूसीसी रहा हो, देश का सबसे बड़ा नकल विरोधी कानून रहा हो, देश का पहला सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगाइयों से नुकसान की वसूली करना, दंगा विरोधी कानून, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण की बात हो। ये तमाम वो प्रावधान और फैसले रहे हैं जो राज्य सरकार की तरफ से लिए गए हैं। अब उसमें एक और नया फैसला जुड़ गया। इसे 2027 के चुनाव के लिहाज से कितना जरूरी समझा जाए? देखिए, सर्वप्रथम बात यह है कि शिक्षा पूरे देश में एक तरह का हो, यह बहुत बढ़िया व्यवस्था है। और इस बढ़िया व्यवस्था में ये राज्य की तरफ से नहीं, केंद्र की तरफ से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जी। लेकिन ये सवाल तब उठता है कि जब आप दूसरे को पढ़ाई के में रोकते नहीं, जैसे अभी हम आते हैं उस विषय पे, और किसी एक समुदाय को या खास समुदाय के लोग जो अपनी भाषा या अपनी शिक्षा के लिए एक अलग से अपना इंतजाम किए हुए हैं, उसमें जब आप हस्तक्षेप करते हैं बगैर उनको विश्वास में दिए, तो आप पर सवाल उठना लाजमी है, आप पर अविश्वास होना लाजमी है। वो भी इतने दिनों से, धामी जी इतने दिनों से हैं, भाजपा की सरकार इतने दिनों से उत्तराखंड में है, ये दूसरे दौर की भाजपा की सरकार है। आपको जब चुनाव के समय ये याद आता है मदरसा बोर्ड, तो स्वाभाविक है कि आप पर सवाल उठेगा। एक बात। दूसरी बात, जहां तक मदरसा बोर्ड की है, तो आप ये समझिए, जब संस्कृत शिक्षा बोर्ड रहेगा, जब संस्कृत की शिक्षा आप देंगे, संस्कृत के लिए यही भाजपा कहती है कि वेदों की अलग पढ़ाई होनी चाहिए, गुरुकुल हमारा होना चाहिए, गुरुकुल जैसी शिक्षा होनी चाहिए। इसकी वकालत जब हम करते हैं, तब हम किसी खास समुदाय को कहें कि नहीं, आपके यहाँ गुरुकुल जैसी कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, आपके यहाँ मदरसा जैसा कुछ नहीं होना चाहिए, तो सवाल ये उठता है कि फिर आपकी व्यवस्था जो है, फिर आपका तर्क जो है वो बौना पड़ जाता है। सवाल यहाँ है, अभी लोगों में जो इस बात को लेकर के संशय है, उसका मूल कारण जो है वो ये है कि सवाल ये उठता है कि सिर्फ मदरसा ही क्यों? मदरसा जैसी शिक्षा और भी कई धर्मों में है, विद्यमान है, आज भी है। सवाल ये उठता है कि जब संस्कृत शिक्षा, संस्कृत विद्यालय अलग अलग है, तो फिर मदरसा विद्यालय या उर्दू की अलग शिक्षा के लिए व्यवस्था क्यों नहीं होगा? जबकि आप मानते हैं, अभी कल या परसों में आपके संघ के जो है उन्होंने कहा कि मुसलमान यहाँ के मूल निवासी हैं। ये दोहरा पैमाना, दोहरा मापदंड
ये जो सरकार का है, मुझे लगता है कि इसमें सरकार को और पहल करने की जरूरत है। और सबसे पहले जो इससे ज्यादा प्रभावित होंगे, चाहिए सरकार को कि सरकार उनको विश्वास में ले। पहले उनको विश्वास में लेती, फिर मदरसा बोर्ड को खत्म करती और फिर उसको दूसरे जगह शिफ्ट करती। उसका पूरा होमवर्क सरकार ने किया नहीं, और आप चूंकि चुनाव नजदीक है तो आपने उसकी घोषणा कर दी। अब उसका प्रारूप क्या होगा, उसकी तैयारी क्या होगी, ये सारे छात्र जो अभी मदरसा बोर्ड में पढ़ रहे हैं या जिन्होंने एग्जाम दिया है या जो एग्जाम देने वाले हैं, जो उसकी तैयारी कर रहे थे, फिर वो कहाँ जाएंगे। तीसरी बात, आप अगर एक बोर्ड की बात कर रहे हैं तो सीबीएसई बोर्ड है, आईसीआईसीआई बोर्ड है, उत्तराखंड बोर्ड है। जब इतने बोर्ड है तो फिर मदरसा बोर्ड ही आपको नजर क्यों आया। सवाल ये उठता है कि इसमें जो होमवर्क होना चाहिए था वो होमवर्क नहीं हुआ है। और मुझे लगता है कि जब ऐसी व्यवस्था आप किसी खास को टारगेट करके करते हैं तो इसका मतलब आपका इरादा जो है बहुत साफ नहीं है। और जब ऐसी व्यवस्था होती है तो उसमें स्वाभाविक है आप पर सवाल उठेंगे। और यही कारण है कि लोगों को, खास करके मुसलमान लोगों को, इसको लेकर के संशय है और होना स्वाभाविक है जी। ठीक है सर, असमंजस की स्थिति है, लेकिन लगातार जो धर्मगुरु हैं जो इनके फेवर में, जैसे फरहत अली खान जी हैं मुस्लिम स्कॉलर, वो लगातार कोशिश यही कर रहे हैं कि स्वागत योग्य फैसला बता रहे हैं, लेकिन लोगों के बीच में वो सकारात्मक मैसेज पहुंचाया जाए। जो कि गुरुकुल और मदरसे का जिक्र हुआ, जब मदरसे का जिक्र होता है तब गुरुकुल की बात सामने आती है। सरकार की तरफ से सर जो दावा इस वक्त किया जा रहा है सुभाष जी, वो ये कि उत्तराखंड के कई जी, अभी आप हरिद्वार में चले जाइए, हरिद्वार में कई जगह संस्कृत की पढ़ाई होती है और पूरा वेद की पढ़ाई होती है। और वेद के आधार पर ही पूरा लंबा जो गुरुकुल के शिक्षक छात्रों का जो वेशभूषा, जो उनका वही मैं आपको बता रही हूँ कि सरकार इस पर अपना पक्ष क्या रख रही है। सरकार अपनी तरफ से सर स्टैंड ये रख रही है कि उत्तराखंड के कई मदरसे ऐसे हैं जो सरकार से मान्यता प्राप्त हैं, लेकिन गुरुकुल में ऐसी स्थिति नहीं है। जो गुरुकुल है वो डोनेशन से चलते हैं, आम जनमानस वहाँ पर डोनेट करता है, उस हिसाब से चलते हैं। लेकिन यहाँ पर सरकार से मान्यता प्राप्त मदरसों को है, तो इसलिए सरकार की जवाबदेही होती है। सरकार की तरफ से तर्क ये दिया जा रहा है, इस वजह से बड़ा फैसला लिया। नहीं, सरकार जो तर्क दे रही है, जाहिर है कि कोई भी सरकार या कोई भी व्यवस्था जब अपनी व्यवस्था को लागू करेगी या बदलेगी तो उसके पीछे वो तर्क भी गढ़ती है और वो तर्क भी गढ़ा जाता है। लेकिन सवाल है कि उसके समानांतर जिनके लिए आप व्यवस्था करना चाहते हैं, जिनको आप लाना चाहते हैं शिक्षा की मुख्य धारा में, या जिनको आप चाहते हैं कि उनको सीबीएसई में लाएं, चाहिए था कि क्या उनके जो मुखर लोग हैं या उनके जो प्रतिनिधि हैं या वो जो शिक्षा व्यवस्था है उनको आपने विश्वास में लिया क्या? आपने वो कोई काम नहीं किया। आप सीधा फरमान जारी कर देते हैं, और वो भी तब जब इलेक्शन 4 महीने 5 महीने, अब इलेक्शन होना है, इलेक्शन सर पे है, तो जाहिर है कि आपके ऊपर सवाल उठेंगे, उंगलियां उठेंगी। सरकार इसकी भरपाई कैसे करेगी? एक तरफ आप कहते हैं यूसीसी ला करके कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू है, हाँ। तो फिर समान शिक्षा व्यवस्था लागू करने की दिशा में काम करिए, लेकिन सिर्फ मदरसों पर ही नहीं, फिर दूसरी जगह भी ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जहां आपके ऊपर सवाल उठेंगे और फिर आपको कहना पड़ेगा कि नहीं, इसको भी हम भंग करते हैं। उसका आप क्या करेंगे? ठीक है, क्या सरकार संस्कृत शिक्षा भंग करेगी? ठीक है, इसका जवाब मैं चाहूंगी फरहत अली खान जी दें तो ज्यादा बेहतर होगा। फरहत अली खान जी, क्योंकि सुभाष जी की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं आपके समुदाय के जो छात्र अगर पढ़ना भी चाहते हैं तो पहले उनको विश्वास में लिया जाना चाहिए था। सरकार ने ढांचा तो तैयार किया है या नहीं किया ये सरकार जाने, लेकिन जो धरातल पर स्थिति है वो सरकार के अनुकूल नजर नहीं आ रही है। अब आप लोगों की तरफ से कैसे प्रयास किया जाएगा ताकि यहाँ पर इस्लाम धर्म के लोगों को समझाया जा सके कि वो मदरसे में आकर तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं उसको पढ़ सके? क्योंकि सरकार सर ये भी तर्क दे रही है कि प्रतियोगी परीक्षा होती है, यूपीएससी या तमाम जो यूपी ट्रिपल एससी टीईटी की परीक्षा होती है, एग्जाम्स होते हैं, तो उस दौरान जो मदरसा में पढ़ने वाले छात्र हैं वो काफी चुनौतीपूर्ण तरीकों से सामना करते हैं, जिसके बाद ये समझ में उन छात्रों को आता है कि अगर हम दूसरे बोर्ड से पढ़ते तो ज्यादा बेहतर हमारी शिक्षा ग्रहण होती। देखा ऐसा है कि जो मुस्लिम समाज जो इस्लाम को मानने वाले हैं और जो सिर्फ खालिस दीनी काम करते हैं, तो लाजमी सी बात है कि उन्हें दीन की बातों को मद्देनजर रखते हुए ही फैसला लेना पड़ता है। जहां तक मेरा मानना है, मैंने दोनों विद्वान साथियों की अपनी बात सुनी और मैं समझता हूं कि बिल्कुल निष्पक्ष होकर उन्होंने बात कही है। हाँ, जरूरी था कि वहां के जो इस्लाम को मानने वाले हैं, मदरसे चला रहे हैं, मुदर्रिस हैं, उलेमा हैं,
इमाम हैं, उनसे एक मीटिंग की जाती, बात अपनी मन वाली जाती, वो अलग बात है, लेकिन मीटिंग होना जरूरी थी। लेकिन अपने आइम्मा को, अपने उलेमा को, अपने मुफ्तियों को, अपने काजी को, उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश के एक संदेश देना चाहूंगा कि आज के दौर में हमें एपीजे कलाम बनना है। तो लाजमी सी बात है, एपीजे कलाम अगर मदरसे से निकलता है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मदरसे से अगर जहां जामा मस्जिद के इमाम इरफान पठान और यूसुफ पठान निकलते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, तो अब हर मदरसे को ऐसी प्रणाली लाना पड़ेगी। लेकिन ये प्रणाली जब आएगी जब हमारा शिक्षा का माध्यम एक होगा, हमारे खेलों का माध्यम एक होगा, हमारे कंपटीशन का माध्यम एक होगा। हम मदरसे वालों को बड़ी परेशानी आ जाती है कि हमें उर्दू तो सिखाई जाती है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश उस तरीके से नहीं सिखाई जाती जैसे और छात्रों को, स्टूडेंट्स को सिखाई जाती है। मेरी बात कड़वी लगेगी मुसलमानों को या किसी को भी कड़वी लगे, लेकिन सच्चाई ये कहूंगा कि भारत में जो भारतीय शिक्षा नीति है, मैं किसी गुरुकुल को नहीं कहूंगा, मैं किसी मठ आश्रम को नहीं कहूंगा कि वहां कौन सी पढ़ाई होती है, लेकिन हमें, अगर हम अच्छे इंसान हैं, अच्छे मुसलमान हैं, अच्छे ईमान वाले हैं, तो अपनी सरकार और कानून का फेवर करते हुए अपनी सरकार और कानून के पक्ष में खड़ा हो जाना चाहिए। अगर कोई निर्णय गलत हो जाता है तो अगर हम निवेदन पूर्वक कहते हैं, जैसे कभी कभी बारिश बहुत पड़ती है, हम दुआएं मांगते हैं बारिश पड़े, लेकिन इतनी पड़ती है कि बाढ़ आने लगती है, तो हम ऊपर वाले को दोष देने लगते हैं, तो उससे फिर दुआ करते हैं, वो बारिश उगता है और चलने लगता है। इसी तरीके से हमारे चाहे धामी जी हो, चाहे योगी जी हो, या अन्य सरकार में कोई भी मुख्यमंत्री हो, उससे निवेदन पूर्वक कहें कि ये हमारी शिक्षा का 25% हिस्सा है सामाजिक तालीम, लेकिन 75% हिस्सा हमारे दीन का है। दीन का मतलब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, कुरान की वाणी जो इंसानियत का संदेश देती है। अब किसी भी हिंदुस्तान के मदरसों में कोई जिहादी नहीं होता, कोई आतंकवादी नहीं होता। आज बड़े फख्र के साथ कहना चाहूंगा कि जब 2014 में सरकार आई, उनके प्रयास से जहां पर हरे हरे झंडे नजर आते थे, वहां राष्ट्रीय तिरंगे भी झंडे नजर आने लगे, तो हम मुसलमानों को भी गर्व हुआ कि मुहर्रम के जुलूस में हो या दूसरे जुलूस मोहम्मदी में हो, राष्ट्रीय तिरंगा जब ऊपर दिखता है ना, तो दिल बाग बाग हो जाता है। आज अच्छा सच्चा ईमान वाला मुसलमान बनने की जरूरत है। निश्चित तौर पर। सुभाष झा जी, एक बार फिर से मैं आपके पास जाऊंगी, उसके बाद रवि सरन जी आपका रुख करूंगी। लेकिन सुभाष जी, फरहत अली खान जी की तरफ से सीधे तौर पर ये कहना है कि सर जो चीजें हैं वो निरंतर बदलाव हो रहे हैं और सरकार उनके पक्ष में भी फैसला सुना रही है, लेकिन जहां पर आपको समर्थन करना चाहिए था या उनको विरोध करना चाहिए था, इस तरह की उम्मीद कई लोग लगा रहे थे, तो यहाँ पर उल्टा हो रहा है सर, वाइस वर्सा वाली चीजें हैं। हालांकि आप वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर सरकार के मंशा और तमाम चीजों को लेकर सवाल उठा रहे हैं और विपक्ष भी अभी यही स्थिति कर रहा है। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि एक समुदाय को टारगेट करने का प्रयास है, एक समुदाय को खत्म करने की कोशिश है। लेकिन फरहत अली खान जी जब इस बात का जिक्र करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, महज अफवाहें या भ्रामक खबरें फैलाई जाती हैं या फिर एक समुदाय को टारगेट करने की बात कही जाती है, तो फिर सवाल वो खत्म हो जाते हैं कि आखिर किसकी मंशा पर सवाल उठाएं। देखिए एक फरहत अली खान या सुभाष झा किसी एक समुदाय के प्रतिनिधि नहीं है। सुभाष झा के बोल देने से पूरी पत्रकारिता का बोल देना नहीं होता। वैसे ही एक फरहत अली खान के बोल देने से पूरे मुस्लिम संप्रदाय या पूरे मुस्लिम के जो लोग हैं उनकी नहीं। मैंने ये कहा कि सरकार ने ये पहल किया क्या कि उलेमाओं से, मौलवियों से, उनके जो काजी हैं उनसे, या धर्म गुरु जो लोग हैं इस्लाम के उनसे, या उर्दू के जो विद्वान हैं उनसे। खुद मुंशी प्रेमचंद्र पढ़े हुए हैं मदरसा में बचपन के दिनों में। मदरसा को आप इस ढंग से ना लें जैसा लिया जाता है, जैसा बताया जाता है। सवाल ये उठता है कि जब आप मदरसा, मेरा तर्क ये है, मेरा कहना, मेरी ये चिंता है, मैं पहले कह रहा हूं कि ये सबसे अच्छी बात होती, आदर्श स्थिति होती, जो पूरे देश में एक ही शिक्षा बोर्ड होता और एक ही शिक्षा बोर्ड से पहली क्लास से लेकर के इंटर क्लास तक की पढ़ाई होती। लेकिन ऐसा है क्या? जब ऐसा नहीं है, जब आपके पास ICICI बोर्ड है, उत्तराखंड बोर्ड है, हर राज्य के अपने अपने बोर्ड है, उसके बाद CBSE बोर्ड है, उसके बाद संस्कृत बोर्ड है, जब ऐसे कई बोर्ड आप चला रहे हैं, तो आपको एकाएक चुनाव के समय उत्तराखंड सरकार को उत्तराखंड में ही मदरसा बोर्ड का ध्यान क्यों आए?
ये सवाल उठना लाजमी है, ये स्वाभाविक है। दूसरी बात जानकारी के लिए मैं बता दूं जी कि यहाँ जितने भी संस्थाएं, ये संस्थाएं स्वयं चलती हैं। बहुत सारे को तो सरकार ने दे रखा है ना मान्यता, जी लेकिन इससे पहले इनको मान्यता से पहले ये खुद स्वयं के अपने एफर्ट से ये चलती थी, ये स्कूलें चलती थी। बाद में सरकार ने इनको मान्यता दिया, बहुत की मान्यता आज भी नहीं। सवाल ये उठता है, मेरा सिर्फ इतना कहना है रितु जी कि सरकार को चाहिए था इसके पहले सारा फ्रेमवर्क कर ली होती। वो फ्रेमवर्क ये था कि मुसलमान के जो इसके विद्वान, जो इस्लाम के विद्वान हैं, वो जो इस्लाम के धर्म गुरु हैं, वो जो उर्दू के विद्वान हैं, वो उर्दू के विद्वान हिंदू हो मुस्लिम हो उससे लेना देना नहीं है। जो मदरसा से ज्यादा अपना जज्बाती रिश्ता रखते हैं वो आप उनको विश्वास में देते, उसके बाद आप जो फैसला लेते उसका तरीका बिल्कुल मैच्योर्ड होता। बिल्कुल। दूसरी बात भी सवाल उठना लाजमी है कि मान लीजिए अगले साल मुझे मदरसा बोर्ड से एग्जाम देना था, अब मेरे लिए 6 महीने बचे हुए हैं, उसके मैं कहाँ जाऊंगा? उसके लिए सरकार ने क्या किया? जो 2 साल से 2 साल 1 साल पहले जो है उसके लिए अगर एकाएक सीबीएसई बोर्ड उसको दे दिया जाए, आईसीआईसीआई बोर्ड दे दिया जाए, वो बच्चे क्या करेंगे? आपने उनके लिए क्या सोचा? आपको मैं याद दिला दूं रितु जी, यही सरकार है जो सरकार मदरसों में कंप्यूटर लगाएगी, मदरसों में शिक्षा आधुनिक किया जाएगा। तो क्या सारे मदरसों में शिक्षा आधुनिक हो गए? क्या सारे बच्चे कंप्यूटर सीख रहे हैं? क्या सब कंप्यूटर में दक्ष हो गए? और अगर हो गए उसके बाद ये आपका अगला कदम होता और आप कहते कि हमने जो कंप्यूटर शिक्षा सब जगह जो मदरसे में लागू किया था उसमें हमारी फीसदी जो है 100% हम सफल हुए, अब हम इसको अगले चरण में ये कर रहे हैं, तो भी आपकी ईमानदारी समझ में आती। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आपकी जो टाइमिंग है और आपका जो टाइमिंग पर खास करके मदरसा बोर्ड को ही लक्षित करना है, उस पर सवाल उठना बात विपक्ष और पक्ष की नहीं है, बात तर्क की है, बात लॉजिक की है। कोई चीज तर्कसंगत होना चाहिए। फैसला अगर तर्कसंगत होगा तो लोग उसे स्वीकार करेंगे। ये फैसला तर्कसंगत नहीं है कि आप संस्कृत बोर्ड को चलने दें और मदरसा बोर्ड को कहें कि हम नहीं चलने देंगे। ये तर्कसंगत नहीं है कि आप कहेंगे कि सनातन जो है बिल्कुल गुरुकुल के पैटर्न पे हमारा स्कूल चलना चाहिए, वेद की शिक्षा अलग होनी चाहिए, आप चोटी लंबी लंबी रखे, धोती पहने, कुर्ता पहने, जाके वेद पाठियों को दिखाइए उनकी जो शिक्षा दी जाती है कैसे दी जा रही है। अगर एक आदमी टीकी लेकर के, एक आदमी त्रिपुर चंड लगा करके, धोती पहन के, जो हमारी पारंपरिक पोशाक थी सनातन का, वो पोशाक पहन के उसकी शिक्षा दीक्षा आप देते हैं, उसको संध्या बंदन कराते हैं, उसको गायत्री पढ़ाते हैं। जब वो पढ़ाते हैं तो आपके इनके उलेमा, इनके मौलवी अगर मदरसा में इसकी शिक्षा देते हैं तो फिर आप किस आधार पे कहेंगे? और तब खास करके तब आप जब कहते हैं कि ये यूसीसी है, समान नागरिक संहिता है, आपके जो इंद्रेश जी हैं, जो बहुत बड़े नेता हैं संघ के, वो कहते हैं कि मुसलमान यहाँ के मूल निवासी हैं, हमारे भाई हैं। सवाल उठता है कि एक भाई को आप पढ़ने देंगे, दूसरे भाई को वही शिक्षा नहीं पढ़ने देंगे अपनी धार्मिक आधार पे, तो आप पर सवाल उठना लाजमी है। मेरा तर्क ये है, मैं तो कहता हूं आप तमाम बोर्ड को बंद कर दीजिए और एक बोर्ड चलाइए, वो भारत सरकार का जो बोर्ड हो, वही बच्चा सब कुछ सब जगह, चाहे वो कहीं पढ़े, वो दून स्कूल में पढ़े या एक सरकारी स्कूल में पढ़े। आप जब वो नहीं करेंगे, जब वो फ्रेमवर्क आपके पास नहीं है, तो फिर तो सिर्फ यही है कि अभी 4 महीना इलेक्शन है, आप ये लागू करना चाहते हैं, लोगों में ये मैसेज जाए और एक जो है वर्गीकरण हो समाज का। सवाल ये है, ठीक है, मेरी सरकार के मंशा पर मेरा सवाल नहीं है, मेरा सरकार के फैसले पर मेरा संशय है। ठीक है, जो सरकार की तरफ से तर्क और लॉजिक दिए जा रहे हैं उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि पहले धर्मगुरुओं से बातचीत क्यों नहीं की गई, उलेमाओं से बातचीत नहीं की गई, और शायद एकमात्र वजह यही है कि कुछ निश्चित तौर पर जिस तरह से हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वही एक पहलू फरहत अली खान जी की तरफ से रखा जा रहा है, लेकिन जो दूसरा पहलू है वो नाराज नजर आ रहा है। इसकी घोषणा आज कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, रवि सरन जी, मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए जिस तरह से यहाँ पर सुभाष झा जी की तरफ से जिक्र किया कि कुछ छात्र निश्चित तौर पर ऐसे होंगे, चाहे 1 साल बाद उनके एग्जाम होने हो या 6 महीने बाद उनके एग्जाम होने हो और वो मदरसे में उनकी पढ़ाई रही हो, लेकिन उनके फिर भविष्य पर सवाल उठ जाता है कि अब आगे वो क्या करेंगे, कहाँ से वो शुरू करेंगे, क्योंकि वापस से शून्य से शुरू करने वाली जो स्थिति है वो उनके सामने पैदा हो जाएगी। अब इस पूरे फैसले को हम कैसे देखा जाए? क्या किसी तरह से मनोस्थिति पर छात्रों की प्रभाव पड़ेगा? मनोवैज्ञानिक तौर पर इसे कैसे समझा जाए कि सरकार का फैसला कितना सही है?
रविशरण जी, अगर सर आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है, एक बार अनम्यूट कर दीजिए, उसके बाद प्लीज अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। जहां तक सरकार के डिसीजन का सवाल है, मैं सुभाष जी से सहमत हूं कि इस पे एक आम राय होनी चाहिए थी, क्योंकि बिना आम राय के कोई भी नवाचार उचित नहीं होता। ये तो मैंने शुरू में कह दिया था। अब आते हैं शिक्षा पे। अगर आप शिक्षा के लिए एक प्लेटफॉर्म पे लाते हैं, चाहे सीबीएसई लाएं, चाहे आईसीएसई लाएं या कोई और बोर्ड लाएं, तो वो सबके लिए ये एक बिल्कुल भी बहुत अच्छी स्थिति है, जिसके लिए हम सब पढ़ना चाहते हैं और शायद सरकारें भी ऐसा सोचती हों। कर पा रही हैं, नहीं कर पा रही हैं, वो अलग बात है। जो मूल प्रश्न है यहाँ पे इसमें आ रहा है वो ये कि अगर हम कोई शिक्षा दे रहे थे एक और हम उसमें कोई ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो जो ट्रांजिशन हम कर रहे हैं ये कह के कि वो सरकारी है, तो क्या हमारी सरकारी व्यवस्था में सारी चीजें सही हैं? क्या हमने अपनी सरकारी स्कूलों में सारी चीजें चाक चौबंद कर ली हैं? क्या हमारे सरकारी स्कूलों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो पूरा अच्छा हो गया है, तो अब हम एक और नया बोर्ड उसमें लाके शामिल कर रहे हैं? ये चैलेंजेस हैं जो सरकार को शायद पहले ध्यान देना चाहिए था, लेकिन अब सरकार ने ये डिसीजन लिया है, तो सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी यही है कि क्या वो इस चीज को आगे ले जाते हैं। क्योंकि अगर ये चीजें आगे नहीं गई इस तरह से, क्योंकि ट्रांजिशन में बहुत सारी चीजें हैं जो होंगी और जिसको सरकार ने शुरू में कंसीडर नहीं किया है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा और निश्चित सी बात है ये एक फेलियर की तरफ जाएगा, जिसमें सामाजिक स्थिति भी आती है, सामाजिक सवाल भी उठेंगे सामाजिक स्तर पे। तो सरकार का ये डिसीजन ठीक है, उन्होंने एक डिसीजन लिया है, उनके पास अपने नीति नियंता है, उन्होंने उनसे बात की होगी, हालांकि उन्होंने दूसरे स्टेक होल्डर से बात नहीं की। देखते हैं ये कैसे आगे चलता है। लेकिन सरकार के पास अभी जो अपने स्कूल है, जो ये बात आई कि सरकारी व्यवस्था है, तो साहब सरकारी व्यवस्था जो है उसमें भी हजारों स्कूल उत्तराखंड में बंद कर चुके हैं आप। तो निश्चित सी बात है लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि साहब जो सरकारी स्कूल थे वो तो आप खुद बंद कर रहे हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं कि साहब हम इनको भी इसमें शामिल करेंगे, तो उनको अब क्या नई व्यवस्था देंगे? क्योंकि निश्चित सी बात है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा। ये चैलेंजेस हैं जिसको सरकार को देखना होगा, अदरवाइज ये एक डिजास्टर भी साबित हो सकता है। सर देखिए, सरकार की तरफ से जब फैसला लिया गया है, निश्चित तौर पर कई चुनौतियां रही हैं, उन चुनौतियों को पार करने का प्रयास किया गया, जो कि सियासत की भेंट चढ़ जाता है। लेकिन सर एक और सवाल मेरा आपसे ये रहेगा रविशरण जी, अब चूंकि जब मदरसे का जिक्र होता है सर, तब गुरुकुल का जिक्र होता है, तब ये कहा जाता है कि कई ऐसे, जिस तरह से यहाँ पे सुभाष झा जी की तरफ से जिक्र किया गया कि वैदिक मंत्रोच्चार का उच्चारण यहाँ पर कराया जा रहा है और किस तरह से वेद हैं, तमाम उस चीज का ज्ञान दिया जा रहा है। तो सर आप चूंकि शिक्षाविद हैं, तो एक बार जरा इस पर आप प्रकाश डालिए कि किस तरह से मदरसा सरकार की तरफ से प्राथमिकता के तौर पर देखने को मिल रहा है, लेकिन जब बात यहां पर गुरुकुल की होती है तो सरकार उसको लेकर किसी भी तरह का पक्ष अपना सामने नहीं रख पाती है। देखिए ये तो बहुत स्पष्ट है, विगत कुछ सालों से जो समाज में एक विद्वेष पड़ा है, जहां पे हर बार चीजें चाहे शिक्षा के स्तर पे हो चाहे समाज के स्तर पे हो, हर बार बात आके एक धर्म से दूसरे धर्म के बीच में रुक जाती है। इसीलिए जब इस बार सरकार ने यह डिसीजन लिया, हो सकता है वो कुछ अच्छा करना चाह रही हो, लेकिन ये इस समय में सरकारों द्वारा बोया गया बीज है जो अब उसी के सामने पेड़ बन के खड़ा है कि साहब जब आप एक तरह की व्यवस्था एक को छोड़ दे रहे हो तो दूसरे को क्यों नहीं दे रहे हो। अब ये समझाना मुश्किल है कि ये व्यवस्था इस धर्म की जिसमें हम गुरुकुल में पढ़ाते हैं और वो व्यवस्था उस धर्म की जिसमें हम चेंज करना चाहते हैं, उसमें हम कहाँ पे कोई डिफरेंस कर पा रहे हैं और किन कारणों से कर रहे हैं। निश्चित सी बात है कोई भी सरकार इन सवालों का जवाब नहीं देगी, न देना चाहेगी, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि अगर आपको एकीकरण करना है, अगर आपको समान शिक्षा देनी है तो वो सबके लिए समान होनी चाहिए। हाँ, जहां पे धार्मिक शिक्षा की जरूरत है, जिन जगहों पे जो लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं या जो लोग उस धार्मिक शिक्षा को या दीन की शिक्षा को आगे ले जाना चाहते हैं, उनके लिए इसी सामाजिक व्यवस्था में से कुछ अलग व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार को पहले वो करना चाहिए था जिस तरह से सुभाष जी कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने सीधे इसको एड्रेस किया, शायद चुनाव को देखते हुए। तो ये तो समय बताएगा कि इसमें आगे जाके क्या होता है। ठीक है, फरहत अली खान जी, संविधान का जो अनुच्छेद 30 है सर, वो साफ शब्दों में कहता है कि शिक्षण संस्थान चलाने की आजादी यहाँ पर दी जाती है कि अगर किसी छात्र को कोई भी शिक्षण संस्थान चुनना है तो वो चुन सकता है, उसको पूरी तरह से स्वतंत्रता है किसी भी तरह से। तो आप लोगों को नहीं लगता है कि ये मौलिक अधिकार का सीधा उल्लंघन है? और जिन तमाम बातों का जिक्र बाकी पैनलिस्ट कर रहे हैं वो भी चीजें सही हो जाती है कि पहले उलेमाओं से, धर्मगुरुओं से सीधा संवाद सरकार का होना चाहिए था, ताकि जो आज धरातल पर असमंजस की स्थिति है कम से कम वो तो पैदा ना होने पाए।
देखिए ऐसा कि हमारे सरकार के फेवर में या सरकार के अगेंस्ट में कोई भी लेना देना नहीं है। हम हर चीज को ये मानते हैं कि हर चीज का लेना देना हमसे। अभी अभी जैसे हमारे शिक्षाविद बोल रहे थे और मैं जो पत्रकार महोदय हैं उनकी भी बड़ी सराहना करता हूँ। बड़ा मजबूत लोग चाहिए एक पक्ष का फेवर करने के लिए। आज हिंदुस्तान को ऐसे लोगों की जरूरत है, लेकिन ऐसे लोगों की भी जरूरत है कि जब जब हमारी कुर्बानी की, हमारे जो है वो बलिदान की जरूरत हो तो हमें सरकार के साथ आ जाना चाहिए और उसका सहयोग करना चाहिए। अभी बहुत से ऐसे थे कि मज़ारात रास्ते में थे, मंदिर भी रास्ते में थे, तो जब सड़क का चौड़ीकरण हुआ तो मंदिर तो हटा दिए गए, क्योंकि मंदिर को दूसरी जगह ले जाके मूर्ति को रखा जा सकता है। ऐसी मस्जिद को भी हटाया जा सकता है, क्योंकि मस्जिद में कोई दफन नहीं होता। लेकिन जब चौड़ीकरण हुआ तो वहां पर कब्र थी, कब्र में मुर्दा दफन होता है, उसको हटाया नहीं जा सकता। लेकिन मुसलमानों ने, मैं उत्तराखंड के मुसलमानों को खास तौर से इस चीज की बधाई दूंगा कि उन्होंने सरकार का साथ दिया और मजार की मिट्टी लेके कहीं कोने में मजार की मिट्टी रख ली। मजार का मतलब ये नहीं होता कि हम उनसे कुछ मांगने जा रहे हैं। हम मजार का मकसद ये होता है कि जो जिन लोगों ने दीन के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए अच्छे काम किए, उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करना, मतलब अल्लाह से दुआ करना कि इनका अगर कोई जानबूझ के अनजाने में गुनाह हुआ हो तो ऊपर वाला उसको माफ कर दे। अब रह जाती है फिर वही मदरसा बोर्ड की बात कि जैसे हमारा सेंट्रल हज कमेटी है, जैसा हमारा सुन्नी वक्फ बोर्ड है, शिया वक्फ बोर्ड है। अगर सरकार ये चाहती है कि इन बोर्ड्स को खत्म करके कहीं और विलय कर दिया जाए तो हम लोग इसमें खमा खाए में मैं यहाँ बैठ के अपने लोगों को आक्रोशित करूं, उनको भड़काऊं। मैं उनसे कहूंगा कि ऊपर वाले पे पक्का यकीन रखें कि सब कुछ ठीक होगा और सब कुछ ठीक यही धामी सरकार है, ये योगी सरकार है, वही करेगी। कहीं पर भी हमें इस्तेहाल में बिल्कुल नहीं जाना है, कहीं हमें भटकना नहीं है, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, हम ठेले वाले लोग हैं, हम मजदूर लोग हैं, हम चूने वाले लोग हैं, हम पंक्चर बनाने वाले लोग हैं। बड़ी मुश्किल से हमारे यहाँ 3 या 4% लोग हम जैसे होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं। तो पढ़े लिखे लोगों को अपने जो हमारा गरीब गुरबा और कम पढ़ा लिखा तबका है उसको कहीं पर भी आक्रोशित नहीं करना है। हम फिर से कहेंगे कि अगर सरकार की मर्जी है, पढ़ा लिखा और अगर यहाँ पर कम पढ़े लिखों की हम बात करें तो हर समुदाय में है, तो मुझे लगता है कि इस चीज को हम डिफरेंशिएट धर्म से जोड़कर ना करें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि सरकार की नीयत को लेकर सवाल जो उठाए जा रहे हैं वो इसलिए भी कि सरकार की अगर मंशा सही होती तो सरकार कोशिश ये भी करती कि जो मदरसा बोर्ड है इसको पूरी तरह से समाप्त करने के बजाय उसका बजट बढ़ा देती, और जो तमाम चीजों का जिक्र यहाँ पर रवि सरन जी की तरफ से किया गया कि टेक्निकल तौर पर और तमाम ऐसे प्रावधान यहां पर किए जा सकते थे ताकि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को और बूस्ट किया जा सके। देखिए हम लोग फिर वही बात आती है, हम लोग गरीब लोग हैं, हमें ठेला एक कहीं सड़क पे भी लगाने की इजाजत अगर मिल जाएगी तो हम लगा लेंगे, अगर पुलिस वाला 2 डंडे मार के हमें आगे बढ़ा देता है। नहीं सर, ये तो आप लोग एक तरफ आप सरकार के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप इस तरह की बात कर रहे हैं। आप ठेले वाले हैं या तमाम जो लोग हैं उन लोगों को भी आप जानते हैं कि ऐसा हर किसी के साथ नहीं है। कभी भी हमें उकसाने में नहीं आना है। कभी अगर वो ये चाहते हैं, हमारी सरकार ये चाहती है या कोई सी भी सरकार ये चाहती है कि मदरसा बोर्ड खत्म हो जाए, तो लाजमी सी बात है कि हम ये चाहेंगे कि उस बोर्ड को तुरंत खत्म कर दिया जाए, क्योंकि कुरान हो, हदीस हो, ईमानदारी हो, नेक नियति हो, इंसानियत तो वो हमारे दिमागों में रहती है, जहनों में रहती है, दिल में रहती है। हम तो इस फैसले का धामी सरकार के पूरी तरीके से स्वागत करें। ठीक है सुभाष झा जी, एक बार फिर से सर आपके पास आते हुए कि उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों की हालत पहले से ही हम देख रहे हैं कि खस्ता है, उस बात का जिक्र भी सर आपने किया। तो सरकार के पास जो सैकड़ों मदरसों का फंड करने या फिर वहां कंप्यूटर लैब, विज्ञान उपकरण, आधुनिक शिक्षक नियुक्ति करने का बजट है, वो कहाँ है फिर सरकार का? क्योंकि सरकार की तरफ से ये दावे वादे तो पहले भी किए जाते थे, हालांकि अब चुनाव है, भले ही चुनाव की वजह से सरकार ने ये फैसला ले लिया हो, लेकिन यहाँ पर अब सवाल खुद यहीं पर लोगों की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि तमाम चीजों को लेकर आप लोगों ने अमली जामा जो पहनाने का प्रयास किया गया था उसे एकदम से समाप्त कर देना वो भी सही रहा नहीं है।
देखिए, सर्वप्रथम बात ये है कि चाहिए ये था जो आज तक इस देश में नहीं हुआ। सरकारें कोई भी रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, भाजपा की सरकार रही हो, कोई और सरकार रही हो, संजोग संपर्क की सरकार रही हो, सवाल ये उठता है कि शिक्षा नीति कोई एक ऐसी नीति नहीं है जो आए दिन सरकार बदले और शिक्षा नीति उस हिसाब से बदलती रहे जी। क्योंकि उससे आप समझिए कि एक छात्र का माइंडसेट तैयार होता है। बिल्कुल। अब मान लीजिए मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूँ, मुझे अगर कहा जाए कि आप पाकिस्तान चले जाओ या कहीं और चले जाओ, उर्दू मीडियम से पढ़ो, मैं हीरो हो जाऊंगा। मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूँ, मुझे कहा जाए कि आप जो है इंग्लिश से पढ़िए, इंग्लिश मीडियम से पढ़िए, मैं जीरो हो जाऊंगा। सवाल यह है कि एक दिन की बात नहीं है। मेरी बातों को समझिए, मैं अपनी बातों को ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार जो ये लागू करना चाह रही थी, उसके लिए जो फ्रेमवर्क जो बनना चाहिए था, वो काम सरकार ने आनंद फानन में सिर्फ ये भी एक स्टंट साबित होगा, सिर्फ उसी की तरह जिस तरह ये साबित हुआ था कि मदरसों में तमाम कंप्यूटर लगेंगे। वो खबर खूब चली थी मीडिया में कि उत्तराखंड में तमाम मदरसों में अब जो है कंप्यूटर लगाए जाएंगे। और इसी सरकार की घोषणा थी, कोई और सरकार की नहीं। सवाल है कि क्या वो कितना सफल रहा, ये भी सरकार बताए। उसके साथ सवाल ये उठता है कि जब आपके पास बजट नहीं है, हमारा एक उत्तराखंड पहले ही कर्ज की बोझ से दबा हुआ है, आप एक बोर्ड को समाप्त करके उसको दूसरे जगह शिफ्ट करना चाह रहे हैं, फिर उसके लिए फंड रेज आप कहां से करेंगे? पहले से उत्तराखंड में पलायन, शिक्षा, बेरोजगारी, कई चीजें पहले से हैं। उसमें ऐसी जरूरत क्या आन पड़ी, इतनी जरूरत क्या थी कि वो आज ही लागू करना जरूरी था चुनाव से 4 महीना पहले? सवाल ये उठता है। और इसको लेकर के अगर सवाल उठेंगे सरकार पर तो वो लाजमी है। दूसरी बात, आप ये कैसे कहेंगे कि एक समुदाय जिस शिक्षा को ग्रहण करना चाहती है, हम कहते हैं कि जो लोग उर्दू शिक्षा के लिए मदरसा बोर्ड में नाम लिखाने के लिए कोई कंपेल तो करता नहीं, कोई भी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीआईसीआई बोर्ड, मदरसा बोर्ड, लोग स्वेच्छा से उस बोर्ड में एडमिशन कराने जाते हैं। ये तो उसकी स्वेच्छा है, उसके मौलिक अधिकार है। आप जब उसको शिफ्ट कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि इस देश में एक ही तरह की शिक्षा प्रणाली हो, तो बेहतर था कि उसके लिए एक फ्रेमवर्क, सरकार एक कमेटी बना के पूरा फ्रेमवर्क बनाती और उसके बाद घोषणा कि ये शिक्षा का ये रोड मैप होगा जो 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद से लागू होगा। यानी आज जो 6 में छात्र हैं वो मदरसा बोर्ड से पास हो ले, उसके बाद कोई नया एडमिशन 6 में नहीं होगा और फिर जो है उसी बोर्ड में होगा। उससे होता क्या कि वो छात्र माइंड मेकअप करके 4 साल में अपने को तैयार कर लेता उस बोर्ड की तैयारी के लिए। आप समझिए कि इसमें हजारों छात्र, लाखों छात्र से प्रभावित होंगे। मेरा कहना ये है, ये फ्रेमवर्क जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और इसमें अगर मैं ये कहता हूं या कोई ये सवाल करता है, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि आप इलेक्शन के 4 महीना पहले मैं सरकार से ये पूछा जाना चाहिए कि मदरसा बोर्ड ही क्यों, बाकी और बोर्ड क्यों नहीं? इसका सरकार जवाब नहीं दे पाएगी, इसका कोई तर्क नहीं बैठता। मूल बात यहाँ है। ठीक है सर, अब चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं तो निश्चित तौर पर सियासत किस तरह से हो रही है वो भी आप बहुत बारीकी से देख रहे हैं। और सिर्फ मैं उत्तराखंड का जिक्र करूं, जो इसको लेकर जोरों के साथ सियासत हो रही है, जहां विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि इस मुद्दे को हम लोगों के बीच ले जाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं कि चुनाव से महज कुछ महीने पहले इस तरह से कोई भी फैसला लागू कर देना, तो ये कहीं ना कहीं सरकार के उद्देश्य को लेकर भी सवाल उठाता है कि सरकार का उद्देश्य कुछ और है, वोट बैंक को मजबूत करने का है, जो लगातार सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है। लेकिन इस पूरे फैसले पर आप लोगों को क्या लग रहा है कि 2027 में विपक्ष मात खाएगा या फिर सत्ता पक्ष यहां पर मात खाता हुआ नजर आएगा इस पूरे फैसले को लेकर? सुभाष जी। हेलो जी सर, आवाज पहुंच रही है आप तक? सुभाष जी, अगर आवाज पहुंच रही है, सुभाष जी अगर आवाज आप तक पहुंच रही है, सर एक बार फिर से मैं उस सवाल को रिपीट कर रही हूं। सवाल ये है कि अगर मैं सियासी तौर पर समझने की कोशिश आपसे करूं तो सर, तो ये 2027 के लिए विपक्ष और सत्ता पक्ष के लिए कितना बहुत बड़ा कदम या फिर फैसला हो जाता है कि इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष भी यहाँ पर सियासत करेगा, राज्य सरकार को घेरने का प्रयास करेगा और राज्य सरकार को बड़ा फायदा होगा। मैं आपका सवाल समझ गया, आपको मैं छोटा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। एक उदाहरण देता हूँ। हुआ कि उर्दू यूनिवर्सिटी को लेकर के हरीश रावत का बयान जो उन्होंने दिया नहीं था, भाजपा ने उस बयान को पूरा भुनाया और पूरी इलेक्शन कांग्रेस को हारना पड़ा जी, इसी मुद्दे को लेकर।
तो आप समझिए कि ये मुद्दा कितना संवेदनशील है अपने उत्तराखंड राज्य के लिए। और जाहिर है भाजपा ये सोच करके, ये भाजपा के राजनीतिकार लोग, राजनीतिक राजनीतिकार लोग ये सोच करके ही ये मुद्दा उठाए होंगे, ये लागू कर मदरसा बोर्ड के लिए हम जो भंग करेंगे और नई शिक्षा को वहां शिफ्ट करेंगे। ये जरूरत आपको इस महीने में सवाल ये उठना, और इस पर सवाल उठना लाजमी है। मूल बात यह है। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, सरकार को इसमें चाहिए था कि सरकार पूरा फ्रेमवर्क, होमवर्क पहले से करती, अगर उसकी मंशा साफ थी तब जाकर के इस पे ये करती तो निश्चित तौर पे इसका स्वागत होता, और फिर किसी को कोई तर्क नहीं बनता, कोई संशय नहीं होती, कोई लोगों में असमंजस की स्थिति नहीं होती, किसी खास समुदाय को ये नहीं लगता कि मुझे टारगेट किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो जाहिर है कि इस पर सवाल उठेगा, इस पर बहस होगी और चुनाव के लिहाज से ये मुद्दा बनेगा। ठीक है रवि सरन जी, भाषा का संकट सरकार की तरफ से कैसे हल किया जाएगा? क्योंकि जो लोग मदरसा में पढ़ते हैं उन्हें उर्दू या फिर अलग अलग लिपि भाषा में वो सहज होते हैं, लेकिन जब बात आ जाती है कि राज्य सरकार की तरफ से इस फैसले की कि अब इसको समाप्त करके वो दूसरे बोर्ड में यहाँ पर उसका वापस से अस्तित्व बनाएंगे, तो ऐसे में उन लोगों को दिक्कतें होंगी, वो चुनौती रहेगी हिंदी, इंग्लिश और तमाम चीजों को समझने को लेकर। तो सरकार की तरफ से क्या इस पर भी कोई खास ध्यान दिया जाएगा या मैं फैसला ले लिया और हो गया, बात खत्म? ये तो सरकार ही बताएगी, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से किया है उसका मकसद तो यही है कि मैंने जो करना था कर दिया, अब बात खत्म, इसके बाद हमारी जवाबदेही नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो कोई ना कोई बीच में ट्रांजिशन कोर्स, ट्रांजिशन पीरियड या कोई ना कोई ऐसा ट्रांजिशन का तरीका सरकार जरूर देती जिससे इन चीजों को कैटर करने में मदद मिलती। यही सवाल शुरू से है, यही सवाल हमारे ख्याल से सुभाष झा जी का भी था, और यही सवाल मूलभूत भी है कि अगर आप इसको एक साथ ऐसे कर देंगे तो ये चेंजेस कैसे होंगे? उनकी भाषा अभी उतनी नहीं है, हिंदी पे या अंग्रेजी पे उतनी पकड़ नहीं है। अगर वो सीबीएसई बोर्ड इस तरह के बोर्ड में आते हैं तो उनकी किताबों की लेखनी और उसके हिसाब से उनके एग्जाम का पैटर्न भी अलग होता है। चिंता सिर्फ इसी बात की है कि इसको कैसे दिखा जाएगा, जबकि उनके पास सीधे सीधे ये कह दिया गया है भाई साहब अगली बार से आपको ऐसे पढ़ना है। जी, अब ऐसे में आप फरहत अली खान जी, अब सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जब इस पूरे मामले को लेकर फैसला लिया जा रहा था, राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जा रहा था और मंथन का सिलसिला चल रहा था, तो उस दौरान वक्फ के कुछ प्रतिनिधि हैं जिनसे बातचीत की गई कि इस फैसले के बाद किस तरह से चीजें बदलेगी, इस फैसले का वो स्वागत करते हैं नहीं। लेकिन सवाल सर ये कि क्या केवल वक्फ के प्रतिनिधियों की सहमति काफी हो जाती है? देखिए, ऐसा है कि जो वक्फ बोर्ड होता है, वक्फ बोर्ड में मुतवल्ली ही जो उलेमा टाइप होते हैं, मुतवल्ली सूफीज होते हैं, वो सूफी होते हैं जो मुतवल्ली होते हैं, और सबसे ज्यादा सूफी जो हमारे यहाँ सूफी लोग होते हैं वो बड़े मतलब घुल मिल के रहते हैं, एकता का संदेश देते हैं। हमारे यहाँ अलग अलग फिरके हैं, अलग अलग उनके तरीके हैं। तो जैसे उन्होंने बताया कि हमने वक्फ बोर्ड वालों से राय ली, तो बिल्कुल ठीक बात है कि राय जरूर ली होगी, और उस राय का मैं तो बड़ा स्वागत करता हूँ। अब मैं निवेदन करूंगा अपनी सरकार से, जो हमारी सरकार चल रही है, धार्मिक सरकार से, कि हमें भी, अगर हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं तो हमें उत्तराखंडी मानिए। अब हमें जिहादियों के नाम से ना पुकारा जाए। हम धामी सरकार को पूरी तरीके से स्वीकार करते हैं, और धामी जी आपको यकीन दिलाते हैं कि आप जो चाहें, ये तो मदरसा बोर्ड है, अगर हमें अच्छी और शिक्षा मिले किसी और तरीके से तो हम तो आपका स्वागत करेंगे। और हम मतलब मैं फरहत अली खान यहाँ से आपका स्वागत करेगा। इसी के साथ मैं आज्ञा चाहूंगा, मुझे कहीं जाना है। धन्यवाद आपके साथ। ठीक है सर, आप हमारे साथ चर्चा में भी जुड़े, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ पर सुभाष जी, सवाल ये उठ जाता है कि आधुनिकता तो यहाँ पर दिखाई जा रही है राज्य सरकार की तरफ से, और इसे ऐतिहासिक फैसला बताया जा रहा है, और बीजेपी कार्यकर्ताओं के कंधों पर वो जिम्मेदारी सौंपी गई जो अब जन जन तक इन बातों को और तमाम चीजों को लेकर पहुंचाए जाएंगे। लेकिन फिर सवाल वही उठ जाता है जिस तरह से फरहत अली खान जी की तरफ से जिक्र किया कि अगर आधुनिकता है तो फिर लोगों में डर का माहौल क्यों है, लोगों में वो नाराजगी क्यों है, वो आक्रोश क्यों है इस फैसले को लेकर? देखिए, मैं पहले भी कह चुका, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, इसके सरकार को चाहिए था कि सरकार, अगर इसके प्रति सरकार की मंशा सही थी
तो चाहिए था कि उससे पहले का जितना फ्रेमवर्क होना चाहिए था इस मदरसा बोर्ड को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए, वो सारा फ्रेमवर्क पहले से सरकार लागू करती। मदरसा से जो सीधा सीधा जो लोग प्रभावित होते हैं वो, या जिन समुदाय के लोगों का इससे ज्यादा लेना देना है वो, या उनके जो सजग लोग हैं, या उनके जो सतर्क लोग हैं, या उनके जो मुखिया लोग हैं, उन लोगों से, उलेमाओं से, काजमियों से, मौलवियों से, ये सारी बातें करने के बाद बेहतर था कि सरकार उसके बाद एक पूरा रूट चार्ट तैयार करती और उसकी बकायदा रूट चार्ट के माध्यम से एक पूरी घोषणा करती कि हम इस वजह से ये सारे चीज अब हटा रहे हैं और अब से सरकार की ये व्यवस्था होगी। लेकिन आप सीधा सीधा आप सोचिए कि पिछली बार भी ये चुनाव में हुआ था कि हरीश रावत ने कहा नहीं था, लेकिन उर्दू यूनिवर्सिटी की बातें ऐसी उड़ी और ऐसी उड़ाई गई कि पूरी कांग्रेस अपनी चुनाव हार गई। इस बार भी फिर वही हिंदू मुसलमान, चूंकि पलायन का मसला सरकार गौर करना चाहती है, सरकार के पास बताने को उत्तराखंड में कुछ नहीं है कि इस एक काम को जो लोगों की सीधे जनता से जुड़ा हुआ मूल प्रश्न है वो लोगों का हल हुआ है। पलायन हल नहीं हुआ। सरकार जिन वादों के साथ आई थी उन वादों को सरकार ने पूरा नहीं किया, तो सरकार चाहेगी, भाजपा के रणनीतिकार चाहेंगे कि यहाँ हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठे, कश्मीर कांग्रेस जो है इस पर पक्ष ले, भाजपा जो है इस पे विरोध करे, फिर लोगों को हिंदुत्व खतरे में नजर आए, ये तमाम चीजें होंगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसमें फिर वो छात्र जो इस देश के छात्र हैं, वो किसी संप्रदाय के हों, उनका भविष्य जो अधर में लटकेगा, उनका भविष्य जो इस पे प्रश्न चिन्ह लगेगा, उसका खामियाजा कौन देगा? क्या सरकार देगी, भाजपा देगी, हम देंगे, आप देंगे, कौन देगा? सवाल ये था कि मूल बात यह है कि सरकार को चाहिए था कि पूरी संजीदगी से इस काम को करती, और लोग भी चाह रहे हैं, पूरा देश चाह रहा है कि एक तरह की शिक्षा प्रणाली लागू हो, लेकिन ये सिर्फ उत्तराखंड के कर देने से नहीं होगा जी। इसके लिए डबल इंजन की सरकार है, उत्तराखंड सरकार पहल करे, और इसके लिए यहाँ सबसे पहले अपने यहाँ उत्तराखंड बोर्ड के खत्म करे ना। तो समझे, आपके यहाँ उत्तराखंड बोर्ड है, आपके यहाँ सीबीएसई बोर्ड है, आपके यहाँ आईसीआईसीआई बोर्ड है, फिर मदरसा बोर्ड ही क्यों? ये सवाल उठना लाजमी है। अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूं। ठीक है, सरकार की तरफ से अब क्या कुछ तर्क या अपना पक्ष रखा जाता है इस पूरे मामले को लेकर, और जो ये नई प्रणाली कल से लागू हो रही है नए महीने के साथ, उसके बाद क्या कुछ धरातल पर तस्वीर सामने आती है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर आप सभी ने चर्चा की है, अपना अपना पक्ष रखा, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।